नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में हम किशोर अपराधियों के लिए जमानत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा जारी रखेंगे। अब हम उन आधारों से शुरू करते हैं जिनके आधार पर किसी किशोर को जमानत देने से इनकार किया जा सकता है। सामान्य नियम यह है कि सभी परिस्थितियों में जमानत दी जाएगी। हालांकि कुछ असाधारण परिस्थितियों में जमानत अस्वीकार की जा सकती है, जिनका उल्लेख किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12(1) के प्रंतुक में दिया गया है। इस नियम का पहला अपवाद है कि रिहाई से किशोर के किसी ज्ञात अपराधी के संपर्क में आने की संभावना का होना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उचित आधार और गैर आपराधिक जैसे शब्दावली को किशोर न्याय अधिनियम या उसके अंतर्गत निर्मित नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि यह व्याख्या का एक स्थापित नियम है कि किसी विशेष अधिनियम में प्रयुक्त शब्द की किसी वैधानिक परिभाषा के अभाव में उसे अधिनियम के संदर्भ में सामान्य रूप से समझे जाने वाले अर्थ के समान ही माना जाना चाहिए। इसी प्रकार न्यायालयों के निर्णय ने भी इस अपवाद की व्याख्या को सुगम बनाया है। 2006 में नंदकिशोर बनाम राज्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अपराधी की पहचान और किशोर तथा अपराधी के बीच में जाहिर तौर पर संबंध का मामला होना आवश्यक है। 2004 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मनमोहन सिंह बनाम पंजाब राज्य में निर्णय दिया कि उचित आधार का तथ्य आधारित मूल्यांकन करना आवश्यक है। अब न्यायालय के निर्णय द्वारा साझेदारी का अर्थ समझते हैं। साझेदारी सिद्ध करने के लिए यह दर्शाना आवश्यक है कि व्यक्तियों का एक समान उद्देश्य है। दूसरा, उनके संबंधित विचारों के बीच एक मानसिक संबंध है। तीसरा, किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ने के एक ही कृत्य से साझेदारी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह दर्शाने के लिए प्राप्त साक्ष्य होना चाहिए कि वह नियमित रूप से उनके साथ जुड़ता है, जिससे यह आभास होता है कि वह भविष्य में भी उनके साथ जुड़ता रहेगा। अब न्यायालयों के निर्णय द्वारा ज्ञात अपराधी का अर्थ समझते हैं। सामान्य तौर पर इसमें हर वो व्यक्ति शामिल होता है जो आदतन अपराध करता है और जिसका आपराधिक इतिहास है, जैसे कि गैंगस्टर, शातिर अपराधी और बार बार एक ही प्रकार का अपराध करने वाला व्यक्ति। इसीलिए अगर किशोर के साथ अपराध में सह एक आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसे ज्ञात अपराधी नहीं कहा जा सकता है। अब देखते हैं कि न्यायालय विश्वास करने के लिए उचित आधार के बारे में क्या कहते हैं। उचित का अर्थ होता है तर्क के अनुसार। विश्वास करने के लिए उचित आधार का अर्थ संदेह या बोर्ड के अनुमान से भिन्न है। यह तथ्य और परिस्थितियों पर आधारित होना चाहिए जो स्वयं में पर्याप्त हों और किसी भी न्यायालय द्वारा उचित रूप में विश्वास करने योग्य हैं। दूसरा कारण जिसकी वजह से नाबालिगों को जमानत नहीं दिया जाता, जिसमें रिहाई से नाबालिग को नैतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला इस प्रकार है, जिसमें अदालत ने कहा है कि किसी विशेष मामले में कानून से संघर्ष कर रहे नाबालिग को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे का सामना करना पड़ेगा या नहीं, इसका आकलन केवल किशोर न्याय बोर्ड ही कर सकता है और जिसके सदस्य इस स्थिति का आकलन करने के लिए प्रशिक्षित भी होते हैं। इसीलिए अदालतों को सभी मामलों में किशोर न्याय बोर्ड को यह आदेश नहीं देना चाहिए कि कानून से संघर्ष कर रहे नाबालिग को उसकी पेशी के उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया जाए। नाबालिगों को जमानत देने के नियम का तीसरा अपवाद।
अगर नाबालिगों की रिहाई न्याय के उद्देश्य को विफल करती है तो नाबालिगों को जमानत नहीं दी जाती है। यद्यपि नाबालिगों के मामले में आरोप की गंभीरता और जघन्य प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है, पर अदालतों ने अपने निर्णय द्वारा यह कहा है कि तीसरा अपवाद भी नाबालिगों के कल्याण के संदर्भ में ही विचार किया जाना चाहिए। विभिन्न न्यायालयों ने यह भी माना है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि रिहाई किस प्रकार न्याय के उद्देश्य को विफल कर देगी। कोर्ट ने यह भी माना है कि अगर कोई जघन्य अपराध 16 वर्ष से अधिक आयु के किसी किशोर द्वारा किया गया है, ऐसे मामलों में किशोर को जमानत देना न्याय के उद्देश्य को विफल करना होगा और उसे केवल इसलिए जमानत का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि उसकी आयु 18 वर्ष होने में कुछ महीने ही कम है। किशोरों को जमानत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक इस प्रकार हैं। अनेक मामलों में न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि जमानत के लिए अपराध की प्रकृति और गंभीरता अप्रासंगिक मानी जाती हैं। दूसरा, यदि बोर्ड किशोर को जमानत पर रिहा करने से इनकार करता है तो उसे इसका कारण दर्ज करना होगा। तीसरा, सीआरपीसी और बीएनएस के प्रावधान अधिनियम की धारा 12 के तहत जमानत आवेदन पर लागू नहीं होते हैं। चौथा, विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को नाबालिग से संबंधित जमानत मामलों में बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं लिया जा सकता है। पांचवा, नाबालिगों को बिना जमानतदार के रिहा किया जा सकता है। छठा, यदि नाबालिग जमानत की शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो बोर्ड को जमानत पर बच्चे की रिहाई का निर्देश देते समय लगाई हुई शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। This series would be continued further to explain other important aspects of juvenile justice in detail. This would be helpful for all the individuals, including professionals in legal field. Do continue to watch this series and share your feedback by way of comments.